हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का 24 जैन का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का तो कर लिया था, अब सेकेंड वाला करने वाले हैं। तो इसमें भी जैसे फर्स्ट में है ना वेटेज था और वो सब चीज़ें थी, तो वो भी देख लेते हैं एक बार और फिर सॉल्विंग की तरह हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो 11th क्लास 11th के 14 क्वेश्चन, 12th के 16 क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब ये कि 16 है 14 है बराबर ही है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है। तो 12th का पोर्शन हमेशा वैसे भी ज़्यादा ही आता है। तो अगर लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत सिंपल है, तो अच्छी चीज़ है। तो अगर केवल 12th का तुमने पढ़ा है और 11th के कुछ टॉपिक्स वहाँ अच्छे हैं, तो मतलब स्कोर अच्छा आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर वाइज है। एलजेब्रा के 13 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 1। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री फिर से वही बात है कि सब जगह एप्लीकेशन हो जाता है इसका, और कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, कैलकुलस, है ना। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन जो आए हैं। तो अगर हम लोग इस टॉपिक वाइज जाए, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये सब अगर हम लोग को थोड़ा ठीक रहता है, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक ठीक रहते हैं, तो हम लोग 60%, 50-60% स्कोर आराम से कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलो सॉल्विंग की तरफ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 6 नंबर दिए हुए हैं और एपी में है, और उसमें A1 प्लस A3 10 है। मीन ऑफ दिया है और वेरिएंस तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर है, 8 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो A1 प्लस, अब AP में है तो AP के अपने रूल होते हैं, ए प्लस डी वाला। तो A1 प्लस A3 मतलब अगर हम लोग फर्स्ट टर्म A1 मान रहे हैं तो A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 10 है। मतलब 2A1 प्लस डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मीन निकालेंगे तो मीन हमारा A1 से लेके A6 डिवाइडेड बाई 6 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है, 6 नंबर्स का सम है। A1 प्लस A6 मतलब 2A1 प्लस 5D। और ये कितना हो जाएगा, 6 काट देंगे, उसके बाद हमारा 6/2 कट जाएगा, तो 2A1 प्लस 5D की वैल्यू 19 आ रही है। इसका मतलब ये हमारा पहला इक्वेशन, और ए और डी निकाल सकते हैं हम लोग। तो जैसे फर्स्ट में से 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। ठीक है, तो ऊपर अगर 1 में से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से माइनस कर दे, तो 5D माइनस 2D 3D इज इक्वल टू 19 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, 9। तो D की वैल्यू आ गई 3। अब D अगर 3 आया तो A1 कितना होना चाहिए, A1 2 होना चाहिए। तो हमें सारे नंबर पता चल गए। अब बात होती है मीन की। तो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, उसका सम करना है और डिवाइडेड बाई n। तो सारे टर्म हमें पता है। 2 अगर हम लोग टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11 14 17। ठीक है, एक्स बार कितना है, 19/2 है। एक्स माइनस एक्स बार निकालना है हमें, तो वो हर एक टर्म के हिसाब से निकाल दे जाएंगे। 2 माइनस 19/2 कितना हो जाएगा, तो और उसका स्क्वायर करना है। मतलब हमें ये होता है ना, ये होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर। तो अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार 2 माइनस 19/2 4 माइनस 19 15 15 मतलब 225/4 प्लस 5 माइनस 19/2 10 और 9 81/4 प्लस 11 तो 2 इंटू 8 2 इंटू 8 मतलब 16 माइनस 19 3/2 9/4 प्लस 11 करोगे तो वापस हमारा रिपीट करेगा, मतलब स्क्वायर कर रहे हो ना, तो 2 इंटू 11 19 वो वापस से हमारा क्या आ जाएगा 22 माइनस 19 3/9/4 और फिर इसके बाद 81/4 प्लस फिर उसके बाद
225/4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये मतलब दो बार हो गया। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालना है हमें, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू और बाई 4 और 6 225 प्लस 81 प्लस 90, ये हो गया 81 प्लस 90 और 225 प्लस 90 कर दोगे तो 315, ठीक है 315। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो एट सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। 8 सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब ये 4 हो गया तो 2 इंटू 105, तो हमारा आंसर आ गया 210। कैलकुलेटिव था पर ये आसान था, सॉल्व किया जा सकता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला फंक्शन दिया है, ऐसा क्वेश्चन किया होगा है ना अपनी प्रिपरेशन टाइम पे, इस तरह क्वेश्चन किया होगा f(x + y) और इसमें f1 f2 f3 रखते हैं। तो जैसे f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी f1 इंटू f1 मतलब f1 स्क्वायर, फिर f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी f1 इंटू f2 मतलब f1 क्यूब। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग f(x) निकालेंगे तो वो आ जाएगा f1 की पावर x। f1 कितना था हमारा, f1 था 3, तो ये 3 की पावर x हो गया। और उसके बाद क्या करना है हमें, सम लिखा है, जीपी का सम हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, और कितने टर्म्स है n है, तो फर्स्ट टर्म 3 है, 3n - 1 अपॉन 3 - 1 3279, ठीक है। तो 3 की पावर n - 1 इंटू 2 और 3 से डिवाइड कर दो इसको, वन 1093 और फिर ऐड करो मतलब मल्टीप्लाई करो 2186, 3 की पावर n इक्वल टू आ गया 2187, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9 से डिवाइड करो इसको ऐसे, अगर 3 की पावर में लिखोगे तो 3 की पावर में आराम से इन्हीं में से कोई एक नंबर है ना। सेवन हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ये बस समझना था और ये हमने पहले से किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और इसका जीपी का सम लगाना है और फिर सॉल्विंग करनी थोड़ी सी, ठीक। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक का है। और फिर से इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि x² + 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ये x + 1/x क्यों लिखा है हमने, क्योंकि x + 1/x एक और जगह लिखा हुआ है ना, ये इस वजह से इसको ऐसे ब्रेक किया। अब x + 1/x को t मान लें तो ये क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक हो जाएगी 3t² - 6 - 2t + 5, 3t² - 2t और -1, इसके फैक्टर हो जाएंगे t - 1 और 3t + 1। तो t की वैल्यू या तो 1, अब t1 मतलब अगर इसकी बात करो तो इसकी जो x अगर am से ग्रेटर देन 2 होता है या लेस देन -2 होता है, पर अगर क्वाड्रेटिक के हिसाब से ही देखना है x² - x + 1 = 0, इसके कोई रूट्स नहीं होते, d इसका लेस देन 0। फिर दूसरा वाला t के लिए -1/3 है, तो x + 1/x - 1/3, ये हो जाएगा 3x² + 3 = -x, तो 3x² + x + 3। अब इसके भी अगर d निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कोई भी x सेटिस्फाई नहीं कर सकता है इसको, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट,
देखो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना में। हाँ, ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि अगर फंक्शन तुमने पढ़ा है तो ये वाला क्वेश्चन कई तरीके से होता है, मतलब ये यहाँ पे ये चेंज होता है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही दिखता है जिसमें ये हमें दिखता है x और ये क्या लिखा है 1 माइनस एक्स। दोनों को मिला दोगे तो फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स निकालो। टू माइनस टू एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x। इसमें एक 2 कॉमन करके काट दो, तो एक कॉमन करके काटो, ऊपर एक 2 बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 की पावर 2x। देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ऐड करो ऊपर सिंपल, तो 2 की पावर 2x मतलब x और एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स को मिला रहे हो तो 1 आ रहा है। तो आखिरी और पहला टर्म मिलाने पे 1, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म मिलाने पे 1। तो मतलब पेयर देख लो कितने पेयर हैं, ये 2022 पेयर्स हैं, उसको मतलब 2022 नंबर है तो पेयर कितने हो गए 1 0 1 1। तो उनका सब मिला के आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 0 1 1 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन अगर पढ़ा है तो हो रहा है आराम से। चलो नेक्स्ट। इसमें तुमको एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 एक्स एफ डबल डैश 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश 3 लिखा है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा हो सकता है। तो ट्रिपल डैश तक गए हो तो ट्रिपल डैश कर लो। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2, ये एफ डैश एक्स हुआ। फिर एफ डबल डैश एक्स 6x माइनस 2 एफ डैश 1, वो तो 0 हो गया। एफ ट्रिपल डैश 6, एफ ट्रिपल डैश है कांस्टेंट, मतलब x की कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो वो एफ ट्रिपल डैश सेम ही रहने वाला है। तो एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब एफ डबल डैश 2 और एफ डबल डैश 1 बचा। ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है इसमें तुम डाल दो, क्योंकि एफ डबल डैश 2 निकालना है तो x को 2 डाल दो। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन में एफ डैश 1 x की वैल्यू 1 डाल दो। ठीक, अब एफ डबल डैश 2 और एफ डैश 1 में दो इक्वेशन होगी, उन दोनों को सॉल्व करना है। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 3 एफ डैश 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एफ डबल डैश 2। ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए तो इक्वेट कर दो। 3 एफ डैश 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 एफ डैश 1। इसको इधर ले आओ 5 एफ डैश 1 इज इक्वल टू 15। एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, एफ डैश 1 3 हो गया। उसके बाद एफ डबल डैश 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो 3, एफ डबल डैश 2 आ जाएगा 6। ठीक है, हाँ 6 हो गया, यहाँ से भी सेटिस्फाई। और अब ये जितनी वैल्यू आई है सब इसमें रख दो। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स क्यूब माइनस 6x, एफ डैश 1 है 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस एफ ट्रिपल डैश 3 कितना था, कहाँ पे 6। ये है, देखो सही रखा है ना सब जगह, ठीक है। अब मान लो तुम्हें f0 f1 f2 इन सब की वैल्यू चाहिए, तो f0 कितना हो जाएगा -6, f1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 मतलब -2, f2 कितना हो जाएगा 8 माइनस
12 12 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 2 हो गया। फिर F3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 27, 18 माइनस 6, 12 हो गया। अब इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है उसको देख लो। ठीक है, इसमें बस चारों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो F2 की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 अगर हुआ, और F3 हमने कितना निकाला है, 12 निकाला है, 12, और F1 कितना निकाला, -2। तो यहाँ पे +2, और F0 कितना है, -6 है, तो -12 और F3 12 कट गया, प्लस ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कैलकुलेशन है ना, इसको सॉल्विंग में कैलकुलेशन एरर हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट विदाउट 3 5 6 7 8 विदाउट रेपिटेशन। तो सबसे विदाउट रेपिटेशन ये 5 डिजिट बन सकता है। तो पहले तो 5 डिजिट अगर कोई नंबर बनाओगे तो वो तो 7000 से बड़ा ही होगा। 5 डिजिट के लिए 5 4 3 2 1, ये कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 नंबर्स हो गए जो बड़े होने ही हैं, है ना। फिर 4 डिजिट नंबर बनाओगे जिसमें पहला नंबर यहाँ पे 7 रख सकते हो, तो 7 और 8 दो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, 7 8 दो पॉसिबिलिटी। उसके बाद एक नंबर रख दिया है तो बाकी कितने बचे, 4, 48। तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब पीएनसी का एकदम जैसे नहीं एनसीईआरटी करते हो आराम से वो वाले क्वेश्चन वैसे ही वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन द ऑर्डर पेयर लैम्डा म्यू इज इक्वल टू। अब देखो, इसको पूरा सॉल्विंग कर सकते हो या फिर इसको मैट्रिक्स मेथड होता है एक, रैंक वाले से भी कर सकते हो। तो सॉल्विंग करके करो या रैंक वाले से करो, एक ही बात है। इसको देखो करते हैं हम लोग। अब उसका एक तरीका होता है, मतलब ऐसे लिख लिया मैंने, अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर एलिमिनेट करो तो 4x का ऊपर नहीं मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस कर दोगे तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर 8 का मल्टीप्लाई और ये इससे माइनस करोगे तो 8x वाला टर्म 0। तो यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। तो अब मैट्रिक्स के हिसाब से लिखेंगे तो R2 को चेंज करेंगे R2 - 4R1 से, और R3 को चेंज करेंगे R3 - 8R1 से। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऊपर वाली वैसे ही लिख दो, 1 2 3 3 4 - 4 0, यहाँ पे 4 से 8 3 - 8 -5, यहाँ पे 4 से क्या था 12, तो -4 - 12 -16, यहाँ पे 12 तो 4 - 12 -8। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला ऊपर 8 का मल्टीप्लाई 0, 8 × 2 16, 4 - 16 -12, 8 × 3 24 -λ -24। ठीक है, फिर 8 × 3 24 और 9 प्लस म्यू माइनस, तो म्यू प्लस 9 - 24 तो कितना हो गया, म्यू -15। ठीक है, अब एक और जीरो ले आए यहाँ पे, तो क्या होता है केवल z वाला बचेगा और z की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। तो एक और हम लोग लाएंगे, तो उसमें क्या है, R3 को चेंज करेंगे R3 -12/5 R2। ठीक है, तो ऊपर वाली वैसे ही लिखा रहेगा 1 2 3 3 और 0 -5 -16 -8 0, यहाँ पे -12 हो गया तो ऐड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और -λ -24 प्लस 12/5 वो लिखना है। -12/5 के तो प्लस 12/5 इंटू
16 है ना, ये थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया, और म्यू माइनस 15 में से प्लस 8 इंटू 12/5। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म इंटू जेड इक्वल टू ये होगा, और हमको अगर इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन चाहिए तो इसको बस जीरो करना है, दोनों को जीरो कर दो, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी और म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो जैसे इसको हम लोग जीरो करें तो माइनस लैम्डा की वैल्यू आ रही है -24 प्लस 12 इंटू 16/5, तो 24 कॉमन हो गया, -5 प्लस यहाँ पे कितना होगा 8, तो कितना हो गया 72/5। ये लैम्डा हो गया। म्यू की वैल्यू के लिए इसको जीरो कर दो, तो म्यू की वैल्यू आएगी 15 माइनस 8 इंटू 12/5। ठीक है, कॉमन होगा कुछ 3 कॉमन कर लो, या कितना हो जाएगा ये 75 माइनस 96 -21/5, ये आंसर आ गया। समझ में आया? ये जो मैट्रिक्स में रैंक वाले से होता है, मतलब जल्दी अगर करना है, वरना कैलकुलेशन में अगर तुम मान लो डिटर्मिनेंट में जा रहे हो तो फिर d0 dx0 dy dz सब जीरो होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग लैम्डा और म्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ, इसका लिखा है। अभी हम लोग को इसमें ऐसा सोचना चाहिए कि 1 प्लस कॉस अगर होता तो बहुत आसानी से हम लोग लिख पाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 है ना, ये लिखते हैं। तो उसमें ऐसा ही कुछ बना लो, उसके बाद फिर देखो, और दोनों में साइन और कॉस के हिसाब से लिखना। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, कॉस 2π/9, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल लिखना है। 2π/2 माइनस 2π/9 कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2π/9। 5π/18। ठीक है, और इसमें भी चेंज कर दो, i साइन 5π/18, और नीचे 1 प्लस, बस बीच में माइनस लगाना है, वो लगा देंगे हम लोग, बाकी सब ऐसे ही चलेगा, और इसकी पावर 3। इसमें क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर, इसमें भी 2 कॉस स्क्वायर, और इसमें हाफ एंगल 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या होगा कि कुछ कॉमन होगा, जैसे इसका हाफ एंगल और इसका हाफ एंगल, सब जगह हाफ एंगल लगाया, तो कॉमन इसमें हो जाएगा ऊपर से 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस 5π/36, अंदर आएगा कॉस 5π/36 माइनस i साइन 5π/36 प्लस, नीचे भी वही कॉमन होगा 5π/36 कॉस 5π/36 माइनस i साइन 5π/36, और इस पूरे पे क्या था, क्यूब था, ये तो पूरा कट गया। अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, इन दोनों का मॉड तो 1 है। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका आर्ग्यूमेंट 5π/36 है, इसका माइनस 5π/36 है, तो इसको ऊपर अगर ले जाओगे तो कितना लिख सकते हो, cos 10 π/36 प्लस i साइन 10 π/36। इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये 3 डिवाइवर थ्योरम से अंदर चला जाएगा, और उसको लिख दो cos 30/36, मतलब यहाँ पे एक तो डिवाइड कर दो, cos 5, और ये 3 अंदर जाएगा तो cos 5π/6 प्लस i साइन 5π/6।
ठीक है, तो क्या cos 5π/6 कितना हो जाएगा, -√3/2, और i sin 5π/6 1/2। तो अभी देखो क्या होना चाहिए आंसर इसका, ये आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया। इसको हाफ एंगल लिखा, ये हो गया, फिर ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 5π/18 हो गया फिर से, और फिर वो अंदर आया तो 5π/6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने एक वैल्यू डाली है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, equation of sides AB and AC of triangle ABC are respectively its vertex A is on the y-axis, its orthocenter is 1 2, length of tangent from the point C to the part of the parabola। मतलब इसमें डबल काम हो गया, एक तो पहले C का बारे में पता करना है, और उसके बाद क्या पता करना है हमें, एक बार C पता चल जाएगा तो उसके बाद पैराबोला पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना है। मतलब दो काम है, तो ये लेंथी क्वेश्चन हो गया। चलो देखते हैं। भाई इसने एक बात कह रखी कि वर्टेक्स ए, और ये क्या लिखा है, ए बी और ए सी ये लाइन है। ऐसे अभी कोऑर्डिनेट का सिस्टम नहीं बना के ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग। तो अगर ए सॉल्व करोगे, ए क्या है हमारा 0,0 वाई होगा, मतलब यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन जो है वाई एक्सिस पे सेम मिल रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/λ, और है ना ए के लिए निकाल रहा है 4/λ। अगर x0 डालोगे तो ये वाला पॉइंट निकल रहा है ए पॉइंट, और इसमें भी x0 डालोगे तो ये पॉइंट निकलेगा λ/λ-1। ठीक है, 4λ -4 इक्वल टू λ² -4λ +4, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई, तो 4/λ मतलब 0,2, ये ए पॉइंट हो गया। अभी कोऑर्डिनेट में नहीं, तो अभी ऐसे ही चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे फिर देखते जाएंगे। तो ए बी हमारा ये था, अब इसमें 2 डालो, 3x + 2y = 4 है। ए सी हमारा ये है, तो 2x + -y और +2 = 0। ठीक है, 1,2 इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर है, सी निकालना है। तो अगर इस पे हम लोग ऐसे बना दें, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है ये सी, एक लाइन पता है, एक लाइन और पता कर लो, ये 90 डिग्री होगा, ऑर्थो सेंटर से अगर मिला रहे हो तो 90 बनेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x - 3y, 1 2 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, +4 = 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जैसे मान लो इसमें से इसको माइनस किया, तो यहाँ आ जाएगा +2y, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, +2y और -2, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, y 1 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -½ ठीक है, सी पॉइंट आ गया हमारा -½ 1। अब इसके बाद हमको निकालना है कि उससे ये आधा काम हुआ है, अभी अब आधा बचा है। y² = 6x में तुमने क्या किया, टेंजेंट निकाला है। तो ये लेंथ ऑफ ये सी पॉइंट है, तो हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये पॉइंट हमारा क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं इसको, हम लोग AT² 2AT से लिख सकते हैं, है ना। AT मतलब इस y² = 4ax अगर होता है तो इक्वेशन होती है टेंजेंट की ty = x + AT²। तो यहाँ पे हो जाएगा ty x + a कितना है, 6/4 है, 3/2 t², पासिंग थ्रू क्या है, c है, -1/2, 1 रख दो, t -½ + 3/2 t² उधर ले जाओ, तो 3t² - 2t -1 = 0 ये बन रहा है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और t की वैल्यू -1/3। ठीक है,
अब टी हमारा पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मतलब T1 की बात हो रही है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो कितना हो जाएगा 1 डालो, यहाँ पे बनेगा a कॉमा 2a। a कितना था, a हमारा 4a की वैल्यू 6 है, तो a हमारा 3/2 है, तो 3/2 कॉमा 3, ये हमारा पॉइंट हुआ। a से डिस्टेंस निकालना है बस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 4 4 + 4 √8 मतलब ये आ गया। समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी था बस, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए तभी हम लोग आगे तक जाएंगे। और मतलब कैलकुलेशन बहुत वैसी नहीं है, देखो बहुत आराम से टी निकला है ना, और ये सब भी देखो कितना आराम से निकला है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच x - 5 माइनस। अब देखो अगर पेपर में आया क्वेश्चन, तो पेपर में आने के बाद सिर्फ इतना तुम्हें देखना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है ना, क्योंकि चारों में देखो एंड और पहला सेम ही लिखा है। तो हमको ये पता है लिमिट के बारे में, लिमिट हमारा एग्जिस्ट तब करता है जब RHL LHL दोनों हो, है कि नहीं। तो अभी RHL LHL दोनों में दोनों साइड जाना चाहिए ना, तो इसका वाला ओपन ब्रैकेट तो नहीं लगाना है हमें, मतलब क्लोज ब्रैकेट तो नहीं लगाना है, तो ओपन ब्रैकेट हमारा लगाना है, तो पहला ऑप्शन बन जाता है आराम से, है कि नहीं। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो इंटीजर हटा दो, मतलब बाहर निकल सकता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे 2x भी है 2x भी है, तो हम लोग को x को ऐसा मानना चाहिए कि कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन करके। तो मान लिया x की वैल्यू हमने i + f मान ली, यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू की बात हो रही है, a i + f, तो i + f + h और -h, तो वो उस पर सेम ही रहने वाला है, बस i अगर इंटीजर हुआ तो उस केस में बदलता है, मतलब f अगर ना हो तो, ठीक है। तो चलो रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i माइनस इक्वल टू 0। अब इस 2f की बारी है, 2i तो बाहर हो जाएगा, -i - 2f -7, ठीक है। ये जो -2f है इसकी वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी क्या हो सकती है, तो f की वैल्यू होती है 0 से 1, 2f की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 2 तक, और तो यानी अब इसको 2f की वैल्यू 0 से 1 के लिए कुछ हो सकता है, और 2f की वैल्यू 1 से 2 के लिए कुछ हो सकता है। तो अगर मान लो 0 से 1 है, तो 0 से 1 मान f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से हाफ, तो अभी यहाँ पे 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ -i, ये 0 कर दिया, तो i की वैल्यू कितनी हो गई -7, और x हमारा क्या था i + f था, तो उस केस में क्या हो जाएगा -7 + 0 से लेके कितना है ये -7 + 0 से लेके -7 + हाफ तक, तो -7 से लेके -6.5 ओपन ब्रैकेट इधर क्लोज हो गया, ठीक है। फिर ये वाला केस, तो उस केस में f क्या हो जाएगा 1/2 से 1, और 2f की वैल्यू कितनी होगी 1, तो अभी इसमें फिर से सॉल्व करेंगे, तो -i -1 -7, तो i की वैल्यू हो गई -8, यानी आंसर में अब क्या लिखना हो i + f में, i + f में लिखोगे -8 + हाफ से लेके -8 + 1, ठीक है। अब इसमें क्लोज लगा देंगे और इस पर ओपन, लेकिन हमको लिमिट के बाद में देखना पड़ेगा ये कितना हुआ -7.5 से लेके -7 तक ओपन। अब ये दोनों ही केसेस हैं और लगाए,
तो दोनों का आंसर हमें यूनियन करना होगा, तो -7.5 से 6.5 तक, -6.5 तक लिया जा सकता है। लेकिन हम लोग का लिमिट का कंसेप्ट LHL अगर नहीं है तो उस पर हम लोग ओपन ब्रैकेट लेके चलना चाहिए। तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये समझ में आया? ठीक है। और अगर मान लो ऐसे ही करना था तो ये सीधे हो गया था, बस ये एंडिंग वाला जो है उस पर थोड़ा सा, क्योंकि एंडिंग वाला 7.5 के लिए ये तो इंटीजर हो ही रहा ना 2x, और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ इंटीजर उसके लेफ्ट राइट में बदलते ही चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अभी पिछले जो उसमें था उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन था, बाइनोमियल का है। इसमें हम लोग का मतलब अगर सॉल्व करना है तो ये है आर NCR का स्क्वायर, NCR 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें n/r वाला फॉर्मूला लग जाता है, n-1 CR-1 NCR, ये n बचता है। फिर इसमें हमने बोला था कि नीचे वाला जो होता है वो हमारा इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट है तो 1 + x की पावर ऊपर की जो लिखी हुई है 1 + x की पावर 2n-1 में क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1, इन दोनों का सम करके देखो वो कांस्टेंट दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2n-1 Cn-1। ठीक है, अब वो हमारा n कितना है इस केस में 30 है, तो 2n-1 60-1 और n भी था साथ में, यहाँ बीच में n भी लिखा है ना, तो इनटू में n, ये भी आंसर है। तो 30 इंटू 60-1 Cn-1 29। ठीक है, ये आंसर हुआ, अब उसको मैच कराना पड़ेगा। 59 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल। अब ऊपर चाहिए हमें 60 फैक्टोरियल, तो 60 फैक्टोरियल के लिए हमको चाहिए 60 और 60। नीचे चाहिए 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, एक पहले से था, एक 29 लिखा है, तो इंटू 30। ठीक है, उसके बाद ये पूरा हमारा मिक्स हो गया और ये हमारा पूरा मिक्स हो गया, तो क्या बचा 30 60 और 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, अल्फ़ा निकालना है हमें, 15 आंसर हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पहले से करनी चाहिए ताकि वो फॉर्मूला पता हो, और अगर मान लो कुछ अटके तो कम से कम हमें वहाँ एग्ज़ाम में फटाफट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्लेन containing the line of intersection passes through the point and then distance of point from the plane P2 is। ठीक है, containing the line of intersection मतलब हमको वो वाला प्लेन चाहिए जो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो उसका लिखने का तरीका होता है s प्लस लैम्डा s डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस लैम्डा प्लस 4y प्लस z माइनस 1 म्यू 2x प्लस y प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ये प्लेन होगा ना जिससे पास करे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाले से। अब पासेस थ्रू 0 1 0 1 0 मतलब लैम्डा में निकालने के लिए उसने दे दिया है, निकालते हैं। 0 1 0 मतलब x की जगह 0, y की जगह 1, तो 0 लैम्डा प्लस 4, z की जगह 0 माइनस 1 प्लस म्यू 0 1 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, लैम्डा प्लस 4 मतलब लैम्डा प्लस 3 और माइनस म्यू, ये हो गया 1 - 2 -1 और इधर माइनस म्यू, और 4 - 1 3 हो गया था, तो म्यू लैम्डा प्लस 3 की वैल्यू आ गई म्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, 1 0 1 मतलब y 0 करना है, y 0 कर दो, 1 0 1 -1 प्लस म्यू 1 0 1 -1, ये तो कट गया 1 और 1, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 2 2 कट जाएगा
प्लस म्यू, म्यू कितना आ गया -1। अब म्यू -1 हुआ तो लैम्डा कितना हुआ -4। अब लैम्डा -4 हुआ तो ये पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हो जाएगा -8 -4 और 4 होगा। और इसका डिस्टेंस किससे निकालना है, P2 से निकालना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला में लगा देना है। तो जो D आएगा मॉड AX1 2 इंटू -8 -16 BY1 -4 इंटू 1 मतलब -4 CZ1 1 इंटू +4 -2 √2² + 1 + 1 कितना हो गया ये 18/√6 मतलब 3√6 ये आ गया आंसर। ठीक है, लैम्डा सॉल्व करना था उसके बाद हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में पता होना चाहिए तभी आगे बढ़ सकते थे। चलो नेक्स्ट, लेट अल्फा बीटा दिया है, बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा है, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा है, और बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, और बीटा 2 एग्जैक्टली हमें निकालना है, और उसमें फिर हम लोग को देखना है कि i + j + k के डॉट करने पे क्या आएगा। तो ये कुछ ऐसा है, ये मान लो अल्फा है, बीटा 1 इसके पैरेलल है यहाँ तक मान लो, और उसके बाद बीटा 2 इसके परपेंडिकुलर है, बीटा 2, और फिर बीटा 1 बीटा ऐसा बन रहा है, इतनी लेंथ का बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। और तो बीटा 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा माइनस बीटा 1 लिख सकते हैं, बस बीटा 1 अगर निकल आए तो हमारा काम हो जाएगा। अब बीटा 1 क्या दिख रहा है, प्रोजेक्शन दिख रहा है मुझे, उतना वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लो बीटा का, बीटा का अल्फा पे, तो क्या लिखोगे, बीटा 1 की जो वैल्यू होगी बीटा डॉट अल्फा कैप ये होगा ना बीटा 1, बीटा डॉट अल्फा। अब बीटा डॉट अल्फा कितना हो जाएगा, ये बीटा 1 होना चाहिए ना, ये जो है ये, क्योंकि बीटा 1 परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू अल्फा, तो ये तो नहीं दिख रहा है, ये बीटा 1 है, बीटा है। ठीक है, तो बीटा डॉट अल्फा कैप, इसका कर दो डॉट प्रोडक्ट 4 और 2 का 3 से 6, ठीक है, 5 का 4 -20 डिवाइडेड बाई अल्फा कैप 16 + 9 + 25, और उसके बाद अल्फा कैप 4i + 3j + 5k अपॉन रूट, ये कितना आ जाएगा 50 आएगा, -10/50 -10/50 मतलब -1/5 4i + 3j + 5k बीटा 1। तो ठीक है, ये हो गया ना, बीटा 1 समझ में आ गया। अब बीटा 2 की बारी, बीटा माइनस बीटा 1 लिखना है, बीटा 2 बीटा कितना है हमारा i + 2j - 4k और माइनस बीटा 1, तो ये प्लस हो जाएगा 1/5 4i + 3j + 5k, 5 को इधर कर दो मल्टीप्लाई, 5 बीटा 2 5i + 10j - 20k + 4i + 3j + 5k, ठीक है, 9i 13j -15k, और 5 बीटा 2 का i डॉट प्रोडक्ट करना है i + j + k से, तो जाएगा 9 + 13 -15, ठीक है, कितना हो जाएगा 22 - 15 7, समझ में आया।
तो ये इसमें बीटा देना चाहिए था, है ना, उसके बाद ही सॉल्विंग है 7। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Locus of midpoint of chord of circle which obtain angle θ1 at the center, θi at the center of circle C1 is a circle of radius ri, θ1 θ3 दिया है, θ2 निकालना है। चलो ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन हमेशा हम लोग ज्योमेट्री से ही कोशिश करते हैं। अगर π/3 एंगल सबटेंड हो रहा है तो ये कितना होगा, मतलब थीटा आई अगर हो रहा है तो थीटा आई तो पूरा है ना, तो θi/2 होगा ये। उसके बाद हमारा सर्कल जो बनेगा, मान लो ये हमारा मिड पॉइंट है इस कॉर्ड के लिए, और ये सर्कल ऐसा इधर भी बनेगा, तो ये सर्कल ऐसे बनने वाला है। तो उस केस में रेडियस हमारी ये आएगी, ठीक है। अब पूरी रेडियस हमें पता है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos θ/2, मतलब अगर हम लोग r1 लिखेंगे तो आएगा 2 cos θ1/2, r2 लिखेंगे तो आएगा 2 cos θ2/2, r3 लिखेंगे तो आएगा 2 cos θ3/2, ठीक है। तो अब r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर है। अब θ1 की वैल्यू कितनी है, π/3 है, π/6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 2 π/6 √3/2 का होल स्क्वायर। r2 हमें नहीं पता है तो उसका 4 cos स्क्वायर θ2/2। r3 कितना है, 2 π/3 का हाफ करोगे तो π/3 आएगा, मतलब यहाँ पे लिखना है 2 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा ये 18 नहीं 3 और 12/4, और इधर कितना होगा 4/4, वो तो 1 ही हो गया, ठीक है। 12/4 मतलब यहाँ पे 2 2 कट गया, 3 हो गया, 3 - 1 2 = 4 cos स्क्वायर θ2/2, 1/2 cos θ2/2 आ रहा है 1/√2, यानी θ2 कितना हो जाएगा, θ2/2 हो जाएगा 3 π/4, तो θ2 कितना हो जाएगा π/2। आया समझ में, मतलब ये पहला हमने जज कर लिया, उसके बाद इक्वेशन में रखा है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, foot of perpendicular drawn from 197 to the line passing through the point and parallel to the planes। दो प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, पासिंग थ्रू 3 to 1 है। तो दो प्लेन के अगर पैरेलल होता है तो लाइन का जो डी आर्स होंगे वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, और दोनों प्लेन के डी आर्स के परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग लाइन के डी आर्स निकाल सकते हैं। पहला क्या है 1 to 1, ये लाइन के डी आर्स आ रहे हैं 1 to 1, दूसरा है 0 3 -1, तो इससे क्या हो जाएगा i -2 -3 है ना, -5 पूरा लिख दीजिए, -5i, ठीक, -5i। फिर j के हिसाब से -j1 -1 प्लस j, फिर k 3 3 3 k। अब लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस पासिंग थ्रू लिखा है 3 to 1, x - 3 / -5, y - 2/1, z - 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो जनरल पॉइंट मतलब अब तुम्हें क्या करना है, लाइन से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये चाहिए, और ये पॉइंट 197 है, तो ये जनरल पॉइंट निकाल के डी आर्स निकाल के फिर से डॉट प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है 197। तो अभी इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे -5 लैम्डा प्लस 3, मतलब ये पॉइंट ले लिया -5 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे, माइनस कर दो, -5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -7 3 लैम्डा
6। ये डी आर्स हुए इसके, इसमें से इसको माइनस किया है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो सही है, लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 6। अब बात है कि इसके डी आर्स और लाइन के डी आर्स ये आपस में है परपेंडिकुलर, तो मल्टीप्लाई करो, -5 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 लैम्डा माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्विंग करनी है, 25 लैम्डा माइनस 10 प्लस लैम्डा माइनस 7 प्लस 9 लैम्डा माइनस 18, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 लैम्डा 25 लैम्डा 35 लैम्डा, और 10 ये कितना हुआ, 18 और 7 25 10 माइनस 35, लैम्डा आ गया 1। अब लैम्डा अगर 1 आया तो पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -2 3 और 4। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है ना, -2 प्लस 3 प्लस 4, ये अल्फा बीटा गामा है। तो 4 प्लस 3 7 माइनस 2 5, ठीक है। तो 3D का था, बस पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं डी आर्स। और 3D में जनरली हम लोग का 90 जहाँ पे भी बनता है वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा यूज़ है, बस डी आर्स देखना है कैसे आने, ठीक। चलो नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन है x² माइनस 3y² dx प्लस 3xy dy इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है ना, लेकिन इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ हम लोग बना के, x² dx माइनस 3y² dx कॉमन कर लो, माइनस 3y कॉमन कर लो, नहीं dx नहीं, माइनस 3y कॉमन कर लो, तो बन रहा है y dx माइनस x dy, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x² dx 3y y dx माइनस x dy, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग किसका y² का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या लिखा है, ये हमारा हो जाएगा d ऑफ x अपॉन y, और फिर हम लोग बैलेंस करेंगे चीज़ों को, x² dx 3y³ d ऑफ x अपॉन y। अब x अपॉन y जहाँ पे होगा उसका इंटीग्रेशन x अपॉन y d के हिसाब से, और dx जहाँ होगा उसका x के हिसाब से करेंगे। तो अभी यहाँ y³ अकेला बच रहा है, इसको हमने x³ कर दिया दोनों साइड, तो ये 1/x हो गया dx, और इधर हो जाएगा 3 अपॉन x अपॉन y का होल क्यूब dx अपॉन y। अब इंटीग्रेट कर दो, ln mod x प्लस सी, और इधर क्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t³ है, तो -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 माइनस 3/2 x अपॉन y नीचे का स्क्वायर, मतलब y² का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब कुछ हमें दिया हुआ है, y1 की वैल्यू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 डालने पे y1 है, तो ये हो जाए -3/2, और ln 1 0 था, तो c की वैल्यू आ गई -3/2, मतलब वहाँ रख दो। और हमसे पूछा गया y² e की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू e डाल दो और y² निकाल लो, यहाँ डालो। अब तो y² -3/2 अपॉन e² ln e की वैल्यू तो 1 होगी, 1 - 3/2, ठीक है। तो y² की वैल्यू आ रही है 2, और ये -1/2, 2 कट जाएगा, e²/3 ये आ रहा है। ये e² इधर गया, यहाँ पे 2 -1/2, 2 कट गया, -3 नीचे से लग, ये आ गया। हमसे क्या पूछा है, 6y² e निकालना है, तो 6e²/3 2e² आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बाकी होमोजीनियस से भी कर सकते थे, y इक्वल टू क्या vx लेके v + x dv/dx हम लोग डाल देते तो फिर सॉल्व हो जाता वो।
चलो हो गया। नेक्स्ट, पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट्स, और ऐसा लिखा हुआ है इज इक्विवेलेंट टू, इसके बारे में पता है क्या लिखते हैं इसको। अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो तो ये होता है नेगेशन पी और यू। अब हम लोग वेट डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो उसको यू पढ़ सकते हैं, यूनियन। तो यहाँ लिख दो ये लिखा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अभी वेन डायग्राम में क्या चीज़ आएगी, इसका क्या मतलब है, नेगेशन पी और यूनियन नेगेशन क्यू, मतलब इसमें हमारा नेगेशन पी मतलब पी के बाहर पूरा, नेगेशन क्यू मतलब क्यू के बाहर पूरा, और इसका यूनियन ले रहे हो तो इसका लिए ये पूरा आएगा। और फिर पी के साथ इंटरसेक्शन है तो पी के साथ इंटरसेक्शन ये आएगा, इतना है ना, ये पूरा मिला के जो बनेगा वो ये आ रहा है। और फिर उसका नेगेशन है, इसका अलग, उसको छोड़ के सब कुछ, है ना, ये आएगा। तो ये इतना छोड़ना है। अब वो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो देखो, नेगेशन पी छोटा सा दिख रहा है, इसी को देखो, नेगेशन पी यूनियन क्यू, नेगेशन पी मतलब पी के बाहर, यूनियन क्यू मतलब क्यू भी आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल था, वेन डायग्राम से करते हैं। तो बाकी ट्रूथ टेबल से भी जा सकते हो, ट्रू फॉल्स लेके स्टेटमेंट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, number of square matrices of order 5 with entries from the set 0 1 such that sum of all elements in each row is 1 and sum of all the elements in each column is also 1। मतलब ईच रो में एक 1 होना चाहिए बस, और कॉलम में भी एक 1 होना चाहिए। तो जैसे मान लो ऑर्डर 5 है, तो ऐसे करके 5 बार ऐसा बना है, मतलब अब 1 भरना है, एक रो में एक ही बार आना है। तो इन पांचों में से कोई एक जगह पे आएगा, मतलब कोई एक जगह सेलेक्ट कर लो, 5C1 से तुमने उसमें डाल दिया। अब 5 में से हो गया। अब वो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये वाला रो में इस कॉलम में नहीं आना चाहिए, तो बाकी कितना बचा, 4 जगह बची। तो अगले वाले में जो बचेगा वो 4C1 से डाला जाएगा। फिर दो जगह भर गई, उसके नीचे नहीं जाना है, तो इधर कितना आएगा 3। मतलब एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे 1 भरा है, तो इस कॉलम में नहीं आना है, तो इसमें तुम्हारा 4 जगह बची। फिर अगर यहाँ 1 भरा है, यहाँ पे 1 भरा है, तो इस दोनों कॉलम में नहीं, इन 3 जगह में। तो कहने वाला एक हमारी जगह भी कम होती जा रही है। ठीक है, 1C1 का मतलब वहीं पे नहीं है, यहाँ पे भी उधर से चालू करोगे तो 1 उधर भरना है, तो हो सकता है यहाँ पे 1 है। 1C1 का मतलब एक ही जगह बची और उसमें तुम्हें डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120। ठीक है, समझ में आया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था एकदम। चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन देखो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है ना। 1/√a² - x² का क्या होता है, साइन वर्स x/a होता है, तो इसका बस वही लगाना है हमें। तो आई लेके हम लोग चल रहे हैं, 3√2/4 3√3/4 48, और नीचे से 4 निकाल दो। इसको 24 कर देंगे, फिर ये 24 बाहर, और साइन इनवर्स x/a, तो 2x/3 x/a ना, और इस पर क्या लगाना है हमें, 3√2/4 3√3/4 है ना। रखो यहाँ पे 3√3/4 साइन इनवर्स 2 3√3/4, और यहाँ पे क्या है 3 है, माइनस साइन इनवर्स 2/3 3√2/4। 3 कट गया, 2 साइन इनवर्स √3/2 मतलब π/3, 3 कट गया, 2 और एक और 1/√2 π/4 π/3 - π/4। तो ये जाएगा π/12 और इंटू 24
2 पाई, आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन, बस तुमको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए सही से, और लिमिट कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो बस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, इसमें ना एक वो फॉर्मूला होता है, ये एडजॉइंट एडजॉइंट चल रहा है, लास्ट में एडजॉइंट ए लिखा है, और ये हमारा एम बार है, एम टाइम्स। तो इसमें क्या होता है, मॉड ए की पावर, अगर एन इसका वो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका एन है, एन माइनस 1 की पावर हो जाता है एम, ये होता है इसका। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए 3×3 था, तो 2 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 इंटू, तो 4 इन 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8। ठीक है, लिखा है। अब ये मॉडे की पावर 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 2 की पावर 8, तो मॉडे कितना हो जाएगा 2√3। अब मॉडे अगर 2√3 हुआ तो इसका मॉड निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड अलग हो जाता है, मॉड ए इनवर्स मॉड एडजॉइंट ए, इसको लिख देते हो 1/mod ए, और ये क्या होता है मॉड ए की पावर n-1 है ना, और एक हमारा मॉड ए कट गया, मतलब मॉड ए बचा केवल, और इसका आंसर हम लोग निकाल चुके 2√3, ये आंसर हो गया। समझ में आया, तो बहुत डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आराम से सॉल्विंग हो गई। ठीक है, समझ में आया ना, मॉड ए स्क्वायर ही लिखेंगे, एन इसका 3 था तो मॉड ए स्क्वायर, और ये 1/mod ए कट गया, सिर्फ ठीक हो गया। नेक्स्ट, ABC कंटेन्स 4 रेड 6 ब्लैक 5 रेड 5 ब्लैक लैम्डा रेड 4 ब्लैक, मतलब यहाँ पे क्या है 3 बैग है, अर्न्स है, 4 रेड 6 ब्लैक 5 रेड 5 ब्लैक लैम्डा रेड 4 ब्लैक। उसके बाद वन ऑफ द अर्न्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन, द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड द probability that it is drawn from urn C is, एक बेस थ्योरम का हो गया पूरा, है ना, बॉल निकाला है और किससे आया, वो सी से आया, बेस थ्योरम लग जाएगा। फिर स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड, फिर 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, एक बार लैम्डा निकालो, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के तुमको, मतलब पैराबोला बना के इक्विलेटरल ट्रायंगल की तुम्हें क्या चाहिए, साइड चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इसका वो बेस थ्योरम के हिसाब से लिखते हैं। 0.4 टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसके बाद आएगा रेड बॉल निकालना है 4/10 5/10 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 4 1/3 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 4, अन सी यही है, ए बी और सी, ये तो कट जाएगा। ठीक है, 0.4 और लैम्डा प्लस 4 तो कटने वाला है, लैम्डा यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 4 सॉल्विंग करनी है बस, 9 इंटू लैम्डा प्लस 4 प्लस 10 लैम्डा अपॉन 10 इंटू लैम्डा प्लस 4। ठीक है, ये कट गया, ये जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 10 लैम्डा अपॉन 9 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा 19 लैम्डा प्लस 36, इधर ले जाओ 7.6 लैम्डा और प्लस 14.4 10 लैम्डा, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2.4 लैम्डा 14.4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो बहुत सिंपल हो गया, कितना हो जाएगा 6,
हो गया। लैम्डा 6 देखो कैलकुलेशन करके लैम्डा 6 आ गया, हो गया आधा क्वेश्चन कंप्लीट। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, तो कह रहा है एक हमारा इक्विलेटरल का वर्टेक्स का मतलब पैराबोला का वर्टेक्स है, तो मतलब हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर ऐसे ही बनने वाला है। ये हमारा 80 स्क्वायर कॉमा 280 बोल दिया, दूसरा ये क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, साइड की लेंथ क्या हो जाएगी 480। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री, और ये 80 स्क्वायर है और ये 280 होगा तो tan 30 लगा दो, है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू आएगा 280/80 स्क्वायर, ए कट गया, टी कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2√3, तो लेंथ क्या हो जाएगी। अब इसमें लार्जेस्ट पूछा है लेकिन एक ही बन रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब ये भी है ना कि पॉइंट सेटिस्फाई करा, वरना तो फिर ऐसे तो अंदर तो बन सकते हैं, ठीक। तो लेंथ कितना हो गया 2√3 और नहीं सॉरी टी हो गया 2√3, लेंथ होगा 480, 4a की वैल्यू कितनी है 6 है, 4a हमारा 6 है ना, और 2√3 12√3 हो गई इसकी लेंथ। स्क्वायर ऑफ लेंथ चाहिए, मतलब 144 इंटू 3 432 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे अब क्वेश्चन क्या है लेंदी है, तो जब जिसमें दो पार्ट पूछे वो तो लेंदी हो ही जाएगा, एक सॉल्व करो फिर दूसरी चीज़ देखो, है ना। अगर एक ही चीज़ पूछता तब तो फिर हो गया था, ये 2 क्वेश्चन है एक साथ हैं तो टाइम भी लगेगा इसमें। तो ऐसा नहीं कि और क्वेश्चन है जिनमें टाइम बचा भी लिया है, जैसे कौन सा था पीएनसी वाला, वो बस टाइम बहुत उसमें फटाफट हो गया था। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x प्लस वाई इक्वल टू 0 और ये वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स इज a देन 8a, तो इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इधर भी और उधर भी माइनस किया x माइनस 1, ये हमारा पैराबोला हो गया और x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। इसमें अगर x की वैल्यू माइनस वाई डाल दें तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू माइनस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 0 और 3। पॉइंट भी निकालना है क्योंकि हमें पैराबोला और लाइन का चाहिए, तो 0 डालने पे x के लिए 0 डालने पे y की वैल्यू 1 आएगी और 2 आएगी, मतलब यहाँ से एक ऐसा पैराबोला जा रहा है, ये 1,1 है, और उसके बाद x प्लस वाई, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0, और हमको जो एरिया चाहिए वो ये वाला है ना। और ये पॉइंट अभी हमने निकाला है दोनों का इंटरसेक्शन, एक तो आ रहा है 0 ये वाला और 3, तो हो गया ये एरिया इनक्लोज वाला फॉर्मूला। x वाली डायरेक्शन के लिए लिखना होगा 0 से 3 पैराबोला का x मतलब 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस लाइन का x कितना है माइनस वाई है, ठीक है। 0 से 3 ये a की वैल्यू निकाली हमने, ठीक, a की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 3y माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेट करना है dy है, 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 3 27/2 माइनस 27/3 9, 27 माइनस 18/2 9/2, तो ये a आ गया, तो 8a कितना हो जाएगा 8 इंटू 9/2 मतलब 36, ये इसका आंसर हो गया। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए कि एरिया इनक्लोज का क्या फॉर्मूला है और प्लस डायग्राम और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो तो आराम से हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, सम निकालना है और एन की वैल्यू देखनी है, तो अप टू एन टर्म्स मतलब वो सिग्मा एन क्यूब दिया है ना, और नीचे वाला क्या लिखा है, ऊपर तो सिग्मा एन क्यूब लिखा है, नीचे हो जाएगा सिग्मा एन इंटू 257 चल रहा है 2n माइनस
1 लिखा है, नहीं 2n+1। तो सिग्मा n³ की वैल्यू, और इसमें सिग्मा n² 2n² प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 n+1 का स्क्वायर, n/2 n+, 2 बार लिख दिया ताकि अगर कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे। ये क्या है 2n/6 2n+1 n+1 प्लस n/2 n+1। अब देखो यहाँ पे कट रहा है ना, n n+1 n n+1 n n+1। एक 2 भी काट सकते हैं, लेकिन काट दो एक 2, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो कर दो, ठीक है। काट देते हैं एक 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इधर एक 2 काट दिया। तो n इंटू n+1 n² प्लस n/2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2/3 2n+1 प्लस 1, और ये वैल्यू क्या दी 9/5। कैलकुलेशन बचा है, अब यहाँ जाएगा 3 + 2 5 2 4n + 5, और ऊपर जाके वो 3 हो गया, ठीक है। अब तुमको ये 3 भी काट देना चाहिए, 3 से 3 एक कट गया, ठीक। अब इसको ले जाओ 6 और मल्टीप्लाई कर दो, 5n² प्लस 5n 24n प्लस 30, ठीक है। हो गया 5n² माइनस कितना हो जाएगा 19n माइनस 30। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 5 और 6 है, ये 25 और 6 5n² माइनस 25n प्लस 6n माइनस 30, 5n कॉमन n माइनस 5 प्लस 6 कॉमन n माइनस 5 n माइनस 5 5n प्लस 6, n हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 आंसर हो गया इसका। मतलब इसमें सीधे फॉर्मूला लगना था सीक्वेंस सीरीज के स्पेशल सीरीज वाला, फिर आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट f(x) > 0 और f(x) प्लस लिखा हुआ है इक्वल टू e है 0 से पाइवट, देन लॉग इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ पे अगर x में नंबर दिया हो इन लिमिट में और फंक्शन ऐसा हो कि नहीं इंटीग्रेट हो पा रहा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन वाला रूल देखते हैं, और वो लेबनीज़ थ्योरम होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो अभी जैसे मान लो अगर हमें पता है कि ft/dt है, और ये gx/hx है, और ये d/dx है, तो क्या हो जाता है f(h)x h'(x) माइनस f(g)x g'(x). मतलब t की जगह पे अपर लिमिट उसका डिफरेंशिएशन, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा f'(x) प्लस f(x) 1 माइनस लॉग 1 माइनस लॉग f(x) स्क्वायर, ठीक है, dt वो तो डिफरेंशिएशन हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब f(x) को y मान के चलते हैं, तो ये dy/dx प्लस y 1 माइनस लॉग y का स्क्वायर, ठीक। तो dy अपॉन मतलब माइनस dx इज इक्वल टू आएगा dy अपॉन y 1 माइनस लॉग y का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इसमें हम लोग बोलेंगे log y को t मान लेंगे, तो 1/y dy dt में कन्वर्ट, ये साइन इनवर्स में आ जाएगा, और इधर माइनस x लिखेंगे, तो साइन इनवर्स log y
वाई को वापस अगर एफ डालना है डालेंगे, अभी डाल देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ये होगा इसका, है ना। लॉग वाई को टी मानो, 1/y डी वाई डी टी में कन्वर्ट 1/100 का साइन इनवर्स थी, और इधर माइनस एक्स हो गया। अब कुछ जो चीज़ दी गई है, हाँ यहाँ से एक और चीज़, f0 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर f0 निकालना है तो x की वैल्यू कितनी डाल दो, 0, f0 की वैल्यू e आ जाएगी, है ना। वो जो इंटीग्रेशन दिया उसमें भी हम लोग अगर वहाँ पे सेम रखें तो f0, इसी को देखते हुए x0 डालो, ये पूरा इंटीग्रेशन 0, f0 की वैल्यू e हो गई, यहाँ रखो। साइन इनवर्स लॉग f0 e इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस सी, लॉग ई 1, सी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 1 π/2, सी हो गया हमारा π/2, ठीक है। अब सी अगर π/2 हुआ, उसके बाद हमको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी, मतलब एक्स की वैल्यू π/6 डालनी, तो साइन इनवर्स लॉग एफ π/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस π/6 प्लस π/2 कितना हुआ, ये π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देना है, 6 लॉग, अभी साइन इन लॉग एफ π/6 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन π/3, साइन π/3 मतलब √3/2, और इसका 6 के साथ मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 और उसका स्क्वायर कर दो, 27 आंसर हो गया। मतलब लिख लेते हैं ना, 6 लॉग एफ π/6, 6√3/2 और इसका स्क्वायर 27, ठीक है। ये आंसर इसका 27, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या है, लेबनीज लगा है, तो लेबनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, तो ठीक है, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेबनीज थ्योरम। चलो नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन, इतना, और उसके बाद ऑन द सेट ए बी सी सो दैट इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस हमें पता है कि एक तो रिफ्लेक्सिव होना ही चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए हमारा, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक। अब जो चीज़ें पहले से दी गई हैं, ए बी का बी ए लिख दिया हमने, फिर बी सी उसका हमने लिख दिया सी बी, फिर ए बी बी डी का लिख दिया हमने डी बी। अभी देखो कितना ऐड हुआ है, 4 और 5 और 6 और 7। अब हमको सिमेट्रिक तो हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव भी देखना होता है ना। तो जैसे मान लो ए बी और ये बी सी है, तो ए सी नहीं लिखा है तो ए सी में लाना पड़ेगा। अब ए सी आया है तो सी ए भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब सी बी और बी डी, तो सी डी कहाँ, कहीं नहीं लिखा है, फिर से लाना पड़ेगा, सी डी और डी सी, ठीक है। चलो, और अभी इसका हो गया था, ए सी का हो गया, अब बी ए और बी ए का तो नहीं है, और क्या बच रहा है इसमें, देखो बी ए और बी सी हो गया है, ठीक। सी डी डी बी, ए बी का हो गया ना, बी सी, तो ए सी और सी ए हो गया। इसके बाद अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, कि कैसे कोई बच ना जाए। बी ए बी सी हो गया है, बी ए, ठीक है, लिखा है सी बी बी डी सी डी हो गया है, हाँ ये डी सी और सी ए,
देखो डी सी और सी ए, तो डी सी और सी ए डी ए नहीं है, तो डी ए मतलब फिर से हमारा डी ए और ए डी होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, और तो हो गया। अब हमें लगता है कि डी ए वाला बच रहा था, ए वाला भी हो गया। अब ए बी का हो गया है, बी ए का हो गया, बी सी का हो गया, सी डी का हो गया है ना, सी डी का भी हो गया है, बी डी सी डी सब हो गया। कितने हो गए? 13। मतलब ये ग्रीन वाले हटा दो, ग्रीन वाले तो पहले से दिए हैं। 13 एलिमेंट्स हो गए। ऊपर कितने? 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 एलिमेंट हमको और लगाने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। चलो, इसमें चांसेस हैं गलत होने के, है ना, वो छूट जाएगा, लेकिन हमको फिर भी एकदम ध्यान से देखते हुए काम करना है। चलो नेक्स्ट। ए दिया है, बी दिया है, ए डॉट सी और 2b डॉट सी की वैल्यू दी गई, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी दिया इक्वल दिया है, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इससे हम लोग कुछ पता कर सकते हैं। इससे हम लोग ये लिख सकते हैं a माइनस बी क्रॉस सी, मतलब c जो है वो पैरेलल टू क्या है, a माइनस बी है। मतलब c को हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स, पैरेलल वाला है ना, तो पैरेलल के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। हमको लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालने के बाद ही a डॉट बी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलो a डॉट सी, a डॉट सी हमारा क्या है, के ए माइनस बी। अब ए माइनस बी निकाल लो, -2i और कितना 7j, ए माइनस बी 2 प्लस 7j और लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है। के कैप है और के और उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, म्यू रख देते हैं ना, सही रहेगा। म्यू, लैम्डा तो है ही, म्यू भी आ गया। और म्यू के साथ a माइनस बी, a माइनस बी -2i प्लस 7j प्लस 2 लैम्डा k इक्वल टू 7। इसको इधर ले जाएं 7 बाई म्यू करके और a के साथ डॉट कर दें, तो -2 7 का 2 14 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाई म्यू। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा इससे निकालेंगे, 2b डॉट सी से निकालना है, तो 2b डॉट सी फिर से वही लिखना है, तो b डॉट सी और उसका -43 बाई 2 म्यू। म्यू को उधर ही ले जाओ, वो हम लोग देखेंगे क्या कैंसिल करें क्या करें। b डॉट सी हमारा वापस है -2i प्लस 7j प्लस 2 लैम्डा के। इसका करो b के साथ डॉट, तो कितना हो जाएगा 3 -6 -35 -2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -43 बाई 2 म्यू। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अगर हम लोग इसको ऐड कर देते 2 लैम्डा स्क्वायर अपने आप जा रहा है ना। ये कितना हो जाएगा 12 -41 हो गया 7 -43 बाई 2 1/म्यू, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा -9 29 -29 म्यू और 14 -43 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 29 -29 बाई 2, यानी म्यू की वैल्यू हो गई हाफ। अब म्यू हाफ हो गया, यहाँ से अब लैम्डा सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा 12 है, ठीक है। ये 12 हो गया प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, म्यू हाफ है 14, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, मतलब लैम्डा इक्वल टू +-1, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू +-1।
अब वो लैम्डा अगर यहाँ पे रख दोगे तो आई प्लस टू जे ए डॉट बी निकालना है तुम्हें, तो एक में 1 दूसरे माइनस 1, मतलब 1 प्लस 1 माइनस रहेगा, तो ए डॉट बी निकालना है। ठीक है, आई प्लस टू जे प्लस के और 3i माइनस 5j माइनस के, तो डॉट करो इसका 3 माइनस 10 माइनस 1 मॉड 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। समझ में आया? यहाँ से हमने वो चीज़ देखी कि पैरेलल हो सकता है, उसके बाद फिर अप्लाई करते चले गए, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Let the sum of coefficient of first 3 terms in the expansion be 376, then the coefficient of x की पावर 4 निकालना है। ठीक है, इसका पहले 3 टर्म का कोफिशिएंट, उसमें x तो कंसीडर करते नहीं कोफिशिएंट में, तो क्या लिखोगे nc 0 और इसकी पावर 0, x की पावर वाला तो x की पावर n में तो देखना नहीं है, nc 1 तो 1 वाले के लिए हिसाब से n यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और 3 nc 2 3 स्क्वायर, ये तीनों का सम क्या दिया है 376, ये दिया है, क्वाड्रेटिक है और उसको सॉल्व करना है तुम्हें। ये 375 हो गया इधर आके, और माइनस 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस 9n इज इक्वल टू 375 का डबल करना है। ठीक है, 750, तो जो क्वाड्रेटिक बनी है 9n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 750। अब इसके फैक्टर सीधे दिख रहे हैं कि इसका एक 10 निकाल लो, 90 माइनस 90n प्लस 75 n माइनस 750 है ना, तो n 9 कॉमन किया 9n n माइनस 10 और 75 कॉमन किया n माइनस 10, तो यहाँ से n कितना आ गया 10 आ गया हमारा। अब अगर n 10 हुआ तो क्या निकालना है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, 10cr x की पावर 10 माइनस r माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर r, इसका मतलब 10cr x की पावर 10 माइनस 3r माइनस 3 की पावर r। 10 माइनस 3r को कितना होना चाहिए 4 के बराबर, तभी तो x की पावर 4 बनेगा, यानी r कितना होना चाहिए 2। अगर r 2 है तो आंसर क्या है 10c2 3 स्क्वायर, तो 10c2 3 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, 10c2 3 स्क्वायर 45 इंटू 9, 405, ये आंसर हो गया इसका। समझ में आया? n 10 निकाल के फिर हम लोगों को सॉल्विंग करनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस लिखा है और हम लोग को फॉर्मूला पता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 पहले निकालते हैं, इसका लैम्डा माइनस माइनस लैम्डा प्लस रूट 6 आई, फिर 2 रूट 6 माइनस रूट 6 जे, माइनस 2 रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 6 के, ये a2 माइनस a1 हुआ। ठीक है, उसके बाद b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 में 2ij के 2 3 4 3 4 5, i के साथ 15 माइनस 16 माइनस i, माइनस j के साथ 10 माइनस 12 2j, k के साथ 8 माइनस 9 माइनस k, तो इसके साथ डॉट और अपॉन मॉड, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ डॉट करो इसका माइनस लैम्डा
माइनस रूट 6 और प्लस 2 रूट 6 और प्लस 3 रूट 6 अपॉन रूट 6 मॉड। सही है, ठीक है। और इक्वल टू क्या दिया है, 6 दिया है, मतलब ये 6 है, मतलब ये 6 रूट 6 और माइनस लैम्डा प्लस 4 रूट 6। लैम्डा माइनस 4 रूट 6 की वैल्यू आ गई है 6 रूट 6। तो लैम्डा माइनस 4 रूट 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 रूट 6। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 8 रूट 10 रूट 6 और लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 रूट 6। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये दो वैल्यूज हैं, अगर सम निकालोगे तो आएगा कितना 8 रूट 6 आ जाएगा। और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है आंसर में, 8 रूट 6 का स्क्वायर करना है। 64 इंटू 6 384 आंसर हो गया इसका। समझ में आया, हो गया। फॉर्मूला पता होगा बस, उसके बाद फिर काम आसान है। जैसे ये सब मेंस में क्या होता है, फॉर्मूले हमको याद होते हैं तो फिर जल्दी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में tan पाई cos थीटा इक्वल टू tan पाई साइन थीटा, और जो भी थीटा एस में बिलोंग करेगा इसके बीच में उसका साइन स्क्वायर लिख के हमको वैल्यू सॉल्व करनी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा, मतलब tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। और फिर जनरल वाला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के हिसाब से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, तो लिखेंगे भाई पाई cos थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, पाई कॉमन करके काट दो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो माइनस रूट 2 से रूट 2 तक जाती है। इसका मतलब हम लोग n ऐसा नहीं ले सकते हैं कि वो माइनस रूट 2 से बाहर निकल जाए, तो n क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, -2 ले सकते हैं। उस केस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और फिर n की वैल्यू ले सकते हैं -1, उस केस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद n के लिए ले सकते हैं 0, तो उस केस में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। और फिर n के लिए 1 नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 आ जाएगा, रूट 2 तक जा सकते हैं हम लोग। अब ये 0 से 2 पाई के बीच में ये -1 कब आएगा, तो इसका आंसर पाई होना चाहिए और 3 पाई बाई 2 है ना। cos पाई -1 या साइन 3 पाई बाई 2 लिखते हो, वो -1 आता है। 0 कब आएगा, जब दोनों वैल्यू सेम हो और अपोजिट साइन का हो। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4। फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो थीटा 0 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, साइन पाई बाई 2 हो सकता है, तो 0 और पाई बाई 2। बस 2 पाई तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट लगा है। अब यहाँ पे तुमको कहाँ इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, जितनी भी थीटा है। यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 4, साइन पाई प्लस पाई बाई 4, साइन माइनस साइन होता है लेकिन स्क्वायर करोगे तो साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2। फिर साइन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, कॉस में बदलेगा लेकिन कॉस पाई बाई 4 के हिसाब से वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कितना हुआ, 4 पाई बाई 4, वो 4 कट गया, साइन पाई 0। 7 पाई बाई 4, 7 और 1
8π/4 2π साइन, वो भी 0, ठीक है। तो इसकी वजह से 0 प्लस 0, अगला 0 साइन π/4 मतलब 1/2, और π/2 प्लस कॉस में आएगा उसका भी 1/2। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया इसका 2। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ साइड ए बी बी सी और सी ए दिया हुआ है, और उसके बाद हमको निकालना है साइड का स्क्वायर निकालना है, सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग। ए बी कितना है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ए बी की वैल्यू 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, और बी सी हमारा x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a है। सी ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3a, और सेंट्रॉइड इसका 2, a है। तो सेंट्रॉइड है, तो अभी चलो लेके चलते हैं हम लोग कुछ वैल्यूज़। ये हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करो तो ऐड करो, y कट जाएगा 2x 3x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x 1 आ गया तो y होगा -2, है ना। हो गया ये सॉल्व, x1 y -2, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। कितना, अगर इसको x1 लेंगे तो y1 कितना आ जाएगा -2x1, क्योंकि इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ऐसे ही इस पे अगर हम लोग y1 ले लें तो x1 की वैल्यू आएगी y1 + 3, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रॉइड के लिए हम लोग लगा सकते हैं। अब x1 + y1 + 3 + 1 बाई 3 इज इक्वल टू 6, ये 3 × 2 कर दिया, 6 हो गया। तो x1 + y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरा -2x1 + y1 -2 -2x1 + y1 -2 इज इक्वल टू 3a, ठीक है। तो -2x1 + y1 इज इक्वल टू 3a + 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें तो x1 आ जाएगा, तो चलो माइनस कर देते हैं इसमें। 1 - 2 कर दो तो 3x1 y1 कट गया, x1 और 3x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a -3a। तो x1 की वैल्यू आ गई -a, और y1 कितना हो जाएगा। अब अगर x1 -a है तो y1 हो गया 2 + a, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को, तो उसमें रख दो। तो यहाँ से x1, -2x1 रखना है, तो लिखोगे x1 -2x1p इज इक्वल टू 21a, है ना। x1 के लिए कितनी -a + 2ap इज इक्वल टू 21a, इधर ले जाओ, 2ap इज इक्वल टू 22a। a हमारा 0 तो है नहीं, a तो हम लोग, है ना, ठीक है। a के लिए 0 नहीं है, देखो लिखा हुआ है। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अब p अगर 11 है तो बाकी अब ये वाला पॉइंट रख दो इसमें, x1 के लिए y1 + 3, ये वाला पॉइंट रख रहे हैं अब, y1 + 3 y1, तो x1 के y1 + 3 और प्लस p y1 इक्वल टू 21a, तो ये कितना हो जाएगा y1 + 3 से p हमारा 11 है, 11 + 12y1, और y1 की वैल्यू कितनी थी 2 + a है, तो 24 + 12a, ठीक है। कितना हो गया 27, और 21 - 12 9, है ना। 27 इज इक्वल टू 21 - 12 9 है, तो a की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 आ गई, तो ये पॉइंट क्या हुआ -3। तो अगर b पॉइंट की बात करेंगे तो आएगा
x1 की वैल्यू हो गई -3 और ये 5 हो गया, ठीक है। -3, 6 और सी पॉइंट हुआ, y1 कितना है हमारा 5 है, ई के लिए 3 थी, 5 + 3 8, 5 ये सी हो गया। तो 8 + 3 का स्क्वायर और 6 - 5 का स्क्वायर, 121 + 1 122 आंसर, ठीक है। 122 हो गया इसका आंसर। समझ में आया है ना, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा हो गया लेंदी, लेकिन बाकी और क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें सिंपल भी था, है ना, थोड़े लेंदी भी थे, ठीक। तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कम से कम फिर से 50-60% किया जा सकता है, थोड़ा सा बस स्टडी को अच्छे से करना है ना। अब जो सेकेंड अटैम्प्ट आ रहा है उसमें थोड़ा सा ध्यान देके फॉर्मूला याद कर लो, है ना, सही रहेगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।